गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा वायुमंडल के बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है आइसोलेशन या सूर्यताप। सूर्यताप सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा होती है, जो ताप होता है, उसको हम सूर्यताप कहते हैं। इंग्लिश में से आइसोलेशन के नाम से जाना जाता है। देखिए, मुख्य रूप से जब बात करते हैं हमारी कि ये किस प्रकार से निर्मित सूर्य ताप की बात करें तो सूर्य का निर्माण जो हुआ है वो हीलियम और हाइड्रोजन गैस से हुआ है, जिससे इसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया काम करती है। किसकी? नाभिकीय संलयन की, जो आपने हमने 10 तक पढ़े हैं ना, संलयन। एक अणु से दो अणु, एक अणु है, एक से विस्फोट हुआ तो दो बने, दो से चार का निर्माण हुआ, चार से हमारे कितने बनेंगे? टोटल काउंट कर एक एक से दो करेंगे तो 8 बनेंगे। तो ये नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया कार्य करती है वो किस में करती है? सूर्य में। और इसी प्रक्रिया के माध्यम से सूर्य से इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का निस्तारण होता है, मतलब उसमें उनका निर्माण होता है। सूर्य से जब हमें सूर्य से जब हम बात करते हैं तो हमें प्रकाश मंडल, प्रकाश प्राप्त होता है, सौर पवन निकलती हैं, सौर ज्वाला। सूर्य से निकलने से जब इतनी हीट होती है कि ऐसा लगता है ज्वाला निकल रही है, तो सौर ज्वाला की प्रक्रिया कार्य करती है। ये लघु तरंगों के रूप में कहाँ आती है? धरातल पे आती है। और दीर्घ तरंगों के रूप में क्या जाती हैं? अपने धरातल से परावर्तित होती हैं। और आने का इनका टाइप होता है लघु तरंगें। जब ये आती हैं तो एक तरीके की नहीं आती लघु तरंगों के रूप में। ये एक्स रे में, यूवी रेजेज में, विजुअल रेज जो दिखाई दें, अपनी गामा रेज हैं, रेडियो वेव्स हैं, तो बहुत सारी, अकेली एक किरणें ना हो के बहुत प्रकार की इसमें किरणें होती हैं। आई, इसमें आई जो मैंने लिखा है वो इंडिगो कलर, आसमानी कलर बताता है। वी का मतलब बैगनी कलर। तो आपने इंद्रधनुष देखा होगा, जब इंद्रधनुष देखते हैं तो 7 रंग के कलर हमें दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से इसमें कलर विजुअल रेज भी हमें दिखाई देती हैं। बैगनी ज़्यादा दिखाई देता है, आसमानी रंग हमें दिखाई देता है। जब ये धरातल पे आती हैं तो इनमें से कुछ तो हिस्सा क्या रह जाता है? धरातल पे रह जाता है, और बाकी का हिस्सा क्या होता है? रिटर्न हो जाता है दीर्घ तरंगों के रूप में। लेकिन वो ताप भी पूरी तरह वापस नहीं जाता। आर्द्रताग्राही कणों के माध्यम से, धूल के कण जिन्हें कहते हैं, धूल के कणों के माध्यम से, वनस्पति के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, विभिन्न कारकों के द्वारा कुछ ताप को धरातल पे सोख लिया जाता है, जिसके द्वारा हमारी धरातल पे जो ताप का जो संतुलन है वो बना रहता है, जिसको हम अगला चैप्टर जब पढ़ेंगे ऊष्मा बजट। इसी वजह से मैंने आज सूर्य ताप लिया है। सूर्य ताप आपको अगर समझ में आ जाएगा तो हमें ऊष्मा बजट जो है वो भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, हमारे धरातल पे बात करें तो दो तरीके के, एक तो विषुवत रेखा है और एक हमारा ध्रुवीय क्षेत्र है, 90 डिग्री का क्षेत्र। तो जो आइस केप है, जो ध्रुवीय क्षेत्र है, वहाँ बर्फ जमी हुई है, तो सर्वाधिक जो ताप का परावर्तन होता है, जो वापस लौट जाता है, अगर रह जाएगा तो ताप रह गया, अगर ध्रुवीय क्षेत्र में तो बर्फ पिघल जाएगी। लेकिन वहाँ पे ताप रुकता नहीं है, बल्कि क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। इसी वजह से वहाँ पे हर वक्त क्या जमी रहती है? बर्फ जमी रहती है। अब इसमें बात करते हैं हम सौर स्थिरांक। 1 वर्ग सेंटीमीटर में 1000 किलोमीटर की वायुमंडल में ऊंचाई पर 2 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट, ये इसकी इकाई है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखनी है। सौर स्थिरांक की इकाई कितनी है? 2 कैलोरी प्रति मिनट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट है। सौर स्थिरांक में परिवर्तन होता है, जिसका औसत भी बदलता है। देखिए, औसत जो है एकदम एग्जैक्टली बात करें तो 1.94 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट है। जुलाई में, मैंने मौसम के अनुसार बदलता है, जुलाई में 1.89 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट, ये अब सौर के समय होता है। और जनवरी में 2.1 कैलोरी। देखिए, जुलाई में हमसे 4 जुलाई के टाइम डेट बता देती हूँ। 4 जुलाई को सबसे डिस्टेंस पे होता है सूर्य, तो उसे हम कहते हैं अपसौर की स्थिति, जिस समय सूर्य हमसे दूर है। दूर हो गया तो ताप की प्राप्ति क्या होगी? कम होगी। और 3 जनवरी, ये हो गई हमारी 3 जनवरी को, वो हमारे बहुत नज़दीक होता है, उसे कहते हैं उपसौर की स्थिति। उस समय हमारी मात्रा 2.1 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं अपसौर, उपसौर की स्थिति। तो ध्यान रखिएगा, 4 जुलाई को दूर और 3 जनवरी को सबसे नज़दीक स्थिति होती है। अब इसमें अगला जो बात करते हैं वो है सूर्य ताप। पृथ्वी के किसी निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित समय पर जो सौर विकिरणों का अंश प्राप्त होता है उसे कहते हैं सूर्य ताप। ये नहीं कि हम सबका, जिस जगह हम खड़े हैं उसी का तो बताएंगे। सूर्य ताप प्रत्येक स्थान पे भिन्न, अगर ठोस जगह है तो जल्दी गर्म हो जाएगी, जल है तो देर से गर्म होगा।
तो स्थान स्थान पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से गर्म होगा और कितनी देर वो ताप को अपने अंदर अवशोषित रख सकता है। हमारी पृथ्वी पर ऊष्मा का जो अक्षय स्रोत है वो है सूर्य, जिसके संगठन में किससे किससे बना है, हाइड्रोजन गैस है। नाभिकीय संलीन प्रक्रिया हीलियम में परिवर्तन हो जाती है, जिससे क्या निकलती है, अपार ऊर्जा निकलती है हमारे। तो इससे उसी ऊर्जा के माध्यम से तो हम ताप प्राप्त करते हैं। विश्व जो विमुक्त होती है, जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है तो ऊर्जा निकलेगी। यह ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में, सौर विकिरणों के रूप में हमारी सतह पर पहुंचती है। किसके रूप में, लघु तरंगों के रूप में। पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियो पदार्थों के विखंडन, देखिए पृथ्वी के अंदर जो चट्टान है उनमें रेडियो विखंडन की प्रक्रिया कंटिन्यूसली चलती रहती है। जब वो चलती है तो वो भी ताप विमुक्त करती है। वह दुर्बलता मंडल में, अब दुर्बलता मंडल देखिए हमारा ये सतह है, मान लीजिए सतह, और इस सतह से जब नीचे की ओर जाते हैं तो 100 किलोमीटर की गहराई पे, ये जो क्षेत्र है हमारा गहराई पे जाके 100 किलोमीटर वाला, इसे कहते हैं दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल कह लीजिए, प्लास्टिक मंडल कह लीजिए, ठीक है, दोनों नाम कह सकते हैं इसको। क्यों कहा जाता है दुर्बलता मंडल, यहाँ पे इतनी गहराई पे जाके टेम्परेचर नीचे जाने पे प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। प्लस का मतलब बढ़ जाता है। तो ये तो मैं बात कर रही हूँ किलोमीटर का। 100 किलोमीटर पे जाके जितनी भी चट्टान है वो क्या हो जाएंगी, पिघली अवस्था में हो जाएंगी। उनमें आपस में क्या होगा, घर्षण होगा कणों में। तो यहाँ पे क्या है, मेग्मा पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म आ गई ना। मेग्मा मतलब चट्टानों का लिक्विड फॉर्म। वही जब ज्वालामुखी फटता है तो मेग्मा धरातल पे हमें लावा के रूप में दिखाई देती है। तो पर्टिकुलर ये जो जगह है वहाँ पे दुर्बलता मतलब लिक्विड फॉर्म में वहाँ पाया जाता है, इसीलिए इसको प्लास्टिक मंडल या दुर्बलता मंडल कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियो पदार्थों के विघटन व दुर्बलता मंडल के घर्षण से जनित ऊष्मा भी धरातल पर एक तो हमें किससे प्राप्त हो रही है ऊष्मा, सूर्य से। दूसरी ऊष्मा हमें किससे प्राप्त हो रही है, रेडियो सक्रिय पदार्थों से। नेक्स्ट है हमारा सौर स्थिरांक। सौर स्थिरांक मतलब ये वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1000 किलोमीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट में जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, सौर स्थिरांक। ये 1000 किलोमीटर का क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सौर स्थिरांक 2 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट होती है। मैंने आपको सटीक बिल्कुल एग्जैक्टली आंकड़ा 1.94 है, लेकिन हम उसको पूरा कन्वर्ट करके 2 में कर देते हैं। सूर्य ताप का वितरण हर सतह पर अलग अलग असमान होने के कारण सूर्य ताप मंडल भी विकसित होते हैं। जैसे अधिकतम सूर्य ताप मंडल कर्क और मकर रेखा के बीच में, देखिए ये डायग्राम है हमारा, ये हमारी भूमध्य रेखा है। तो यहाँ सूर्य की किरणें एकदम सीधी आएंगी, जहाँ सूर्य की किरणें एकदम सीधी आ रही है सर्वाधिक ताप प्राप्त करेंगी। लेकिन जैसे जैसे ये तिरछी होती जाएंगी, इनको देखिए लंबाई बढ़ा के बना रही हूँ ना, तो लंबा रास्ता तय करने के कारण इनके ताप का क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा। तो इस वजह से ध्रुवों पे कम ताप पहुँचता है और भूमध्य रेखा पे सर्वाधिक ताप पहुँचता है। तो अधिकतम कर्क रेखा, मकर रेखा। अब से कहेंगी कि मैम आप तो ये कह रही थी कि भूमध्य रेखा पे, बिल्कुल सही है, भूमध्य रेखा पे सीधी किरणें आ रही हैं, लेकिन भूमध्य रेखा पे यहाँ प्रशांत महासागर है या अंध महासागर या हिंद महासागर है, तीनों महासागर है, जलीय क्षेत्र है। तो जल पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो पानी गर्म होगा, गर्म होके क्या होगा, उसमें भाप बनेगी, भाप बनेगी तो ऊपर उड़ेगी, हल्की होके ऊपर जाएगी, तो संघनन की प्रक्रिया के कारण क्या होगा, बादल, और बादल संघनन की बारिश होगी, तो बारिश वहाँ के टेम्परेचर को क्या कर देगी, कम कर देगी। तो इस वजह वहाँ ताप ज़्यादा प्राप्त होते हुए भी बारिश होने के कारण ताप कम हो जाता है। तो ताप कहाँ ज़्यादा होगा, 10 डिग्री से बाहर, 10 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 10 डिग्री से दक्षिणी गोलार्ध से 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के मध्य ताप की प्राप्ति ज़्यादा होती है बजाय अन्य क्षेत्रों के। अगला है मध्यम सूर्य ताप क्षेत्र, कर्क रेखा से आर्कटिक, मकर रेखा से अंटार्कटिक, दोनों लिखे हुए हैं डायग्राम में। दोनों के मध्य 23.5 से 66.5। और निम्न सूर्य ताप, जहाँ सूर्य की किरणें एकदम तिरछी पड़ गई, और वैसे भी बर्फ के क्षेत्र से मैंने कहा था ताप परावर्तित तुरंत हो जाता है, तो वहाँ ताप रुकेगा भी नहीं। तो सबसे कम ताप की प्राप्ति किन क्षेत्रों को होगी, निम्न सूर्य ताप ध्रुवीय क्षेत्रों को प्राप्ति होगी।